हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आरओ एआरओ के बारे में बात करूंगा जो आपका री एग्जाम होने वाला है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा कि आगे का जो समय है, यानी कि कल 15 मार्च से लेकर के 15 जून तक का मोर और लेस आप कह सकते हो 3 महीने का जो अप्रॉक्स समय है, इसमें आप किस तरह से चीज़ों को प्लान कर सकते हो, स्ट्रेटेजाइज कर सकते हो कि आप जो री एग्जाम हो आरओ एआरओ का, ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, इसमें अपने एफर्ट्स को मैक्सिमाइज कर पाओ और अपने लिए प्रीलिम्स क्लियर कर पाओ। बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी सॉरी, मैं इधर 3-4 दिनों से कोई वीडियो रिलीज़ नहीं कर पाया था, इसलिए तबियत थोड़ा सा सही नहीं थी, अभी भी उतना बेटर नहीं है। तो मैं हो सकता है कि मेरी जो वॉइस है वो थोड़ा सा स्लो आए या मैं काफ़ी धीरे धीरे बोलूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग 1.5 या 1.75 एक्स पर उसको फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, सो दैट आपको दिक्कत ना हो, आपको स्लो ना लगे। बात करूँगा पॉइंट बाय पॉइंट। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी पॉइंट्स मैं शेयर करूँगा इन पर सोचिएगा जरूर, मतलब आपको इन पर थिंक करना है एंड अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को फिक्स करना है। हर इंसान डिफरेंट होता है, हर इंडिविजुअल जो डिफरेंट होता है, उसकी प्रिपरेशन का जो लेवल है वो डिफरेंट होता है। मे बी कि आपको वो चीज़ करने में कम समय लगे एंड आपके फ्रेंड को ज़्यादा समय लगे। सो ये जो इतनी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये आपको अपने अकॉर्डिंग फिक्स करनी होती है, तो वो आप डेफिनेटली कर लीजिएगा। पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि घटना चक्र को आपको हर हालत में और जल्द से जल्द तैयार करना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पेपर जो आपका 11 फरवरी को हुआ था, जैसे भी क्वेश्चंस आए थे, चाहे उसमें स्टेटमेंट असर्शन वाले आए थे या थोड़ा सा डिफरेंट आए थे या थोड़ा सा इनडेप्थ चीज़ें आई थी, लेकिन घटना चक्र का जो रोल है ना वो कम नहीं हुआ है कहीं से भी। तो आरओ एआरओ के री एग्जाम चाहे आप देने वाले हो, चाहे प्रीलिम्स की बात हो, चाहे मेंस की बात हो, घटना चक्र विल ऑलवेज प्ले अ की रोल इन योर प्रिपरेशन। इसलिए आपको हर हालत में जल्द से जल्द सभी सब्जेक्ट्स की घटना चक्र को ढंग से करना है। वो अगर आप कर लोगे, बिकॉज हर कोई वो पढ़कर जा रहा है। मेजॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जिनको आप देख रहे हो जो आरओ एआरओ के एग्जाम में बैठने वाले हैं, उन्होंने जितने भी गंभीर कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने उसको कर रखा होगा, और वहां से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके अगर गलत होते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनसे पीछे हो रहे हो। तो वो इतनी जो सिली मिस्टेक है, जो इतनी ब्लंडर है, वो आपको कमिट नहीं करनी है। तो ये पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि अब यहाँ से आपको मालूम है, इस चीज़ को लेकर के आप भी बहुत परेशान थे, लगातार मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए, मेल्स भी आए, इधर उधर भी आपने देखा होगा, तरह तरह की चीज़ें आपने वीडियोस में भी देखा होगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बारे में कैंडिडेट्स जो है वो उस चीज़ को लेकर के एंशियस हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब तक आप अपने घंटे पढ़ाई के नहीं बढ़ाएंगे, आप कितना भी मेंस के बारे में सोच लें, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अगर आपने घंटों को नहीं बढ़ाया हुआ है। सो इसलिए अगर आपको आरओ एआरओ का प्री मेंस, या फॉर दैट मैटर अगर आप बात करो इफ यू टॉक अबाउट यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो पोस्टपोन हो गया था 17 मार्च वाला, तो इसके बारे में भी अगर बात करोगे, तो अगर आपको मेंस प्रिपेयर करना है यूपीपीसीएस का बिफोर हैंड, यानी कि अभी से अलॉन्ग विद प्रीलिम्स, तो आपको 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। तो पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपके पास समय कितना है, और उस समय को आप इलॉन्गेट करिए, उसको स्ट्रेच करिए कि आप मोर देन 6 आवर्स उसको ले पाएं। कम से कम, मतलब जो बेयर मिनिमम टाइम है ना, वो आपका 6 आवर्स है। आपको इतना तो करना ही करना है। बाकी 7-8 आवर्स से 9 आवर्स ये अपने अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो, एंड उसमें आपकी क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। तभी आप मेंस की चीज़ों को एग्जीक्यूट कर पाओगे, क्योंकि मेंस भी इतना हल्का नहीं है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मेंस। तो इसलिए मेंस में ये तो किताबें कौन सी होंगी, सोर्सेस कौन से होंगे, क्या क्या करना होगा, ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो चीज़ें आपको बैठ करके करनी है कॉपी पेन लेकर के, इफ़ यू डोंट हैव टाइम, आप कर ही नहीं पाओगे वो। इसलिए सबसे पहले तो अपना एक टाइम बनाओ कि आप 15 मार्च से कल से 6 घंटे करने वाले ही हो। मैंने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि अनु चतुर्वेदी यूपीपीएससी, अगर आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो, तो मैंने वहाँ पर एक पोल ऐसे करके बनाया था। मैंने उसमें पूछा भी था कितने घंटे आप लोग दे रहे हैं, मोर देन 6 आवर्स या 6 आवर्स से कम, या फिर बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। एंड उसमें जो 50% के आसपास लोग हैं वो ऐसे हैं जो 4 घंटे से कम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। ये ह्यूज नंबर है। आपको जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है उसमें आप पढ़ने की बजाय अगर 4 घंटे से कम पढ़ रहे हो या पढ़ ही नहीं रहे हो, या आप आपको लग रहा है कि अरे अब तो बहुत टाइम मिल गया है, जून जुलाई में पेपर टल गया एंड यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, फिर आप कहीं ना कहीं लूज आउट कर दोगे चीज़ों को। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका पीसीएस का पेपर टला है या आरओ का पेपर टला है, तो इसमें आपको इस अपॉर्चुनिटी को कैश करना है, इसको आपको इसका फायदा उठाना है। आपको मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना है। आपको भगवान ने दूसरा मौका दिया है, और उसको भी अगर जाने दोगे तो फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो इसलिए अपने घंटे बढ़ाइए। इसके बाद में जो भी 7-8 दिन 10 दिन आप चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे आप अगर मान लीजिए डेली टारगेट्स कर रहे हैं अर्जुन बैच के, उसमें मान लीजिए कि अभी ज्योग्राफी चल रही है, तो आपने 7 दिन ज्योग्राफी पढ़ी, उसके बाद में हर संडे को एक टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए। सेक्शनल टेस्ट कहाँ से ले, कोई भी अगर आप टेस्ट सीरीज लेंगे, चाहे आप DIS की लीजिए, चाहे आप GS वर्ल्ड की लीजिए, या फिर आप दृष्टि IAS की लीजिए, कोई भी आप लेंगे, यूपीपीसीएस वाली उठा लीजिए, आरओ वाली उठा लीजिए, इट डजंट मैटर। क्वेश्चंस मैटर करते हैं, क्वेश्चंस होने चाहिए। आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। हफ्ते भर आपने जो भी पढ़ा, आपने उसको गलत नहीं करना है, कम से कम आपको उतना तो सही करना है। और जैसे जैसे आप ये हफ्ते बढ़ाते जाओगे, जैसे आपने अगर 3 हफ्ते तक ज्योग्राफी को पढ़ा, तो 3 हफ्ते में जो आपने पढ़ा और आपने हर हफ्ते एक टेस्ट दिया, तो इस तरह से 3 हफ्तों के बाद आपके पास में 3 टेस्ट के प्रॉपर सॉल्यूशंस होंगे। क्या आपने उसमें गलतियां की, क्या आपने उसमें सही किया, क्या आपने उसमें सीखा, क्या आपने 3 हफ्ते में पढ़ा था, वो सब आपका रिवाइज भी होगा, और आपको एनालिसिस भी पता लगेगी कि आप कितना सीख पाए, कितना गलत हुआ, कितना सही हुआ, और जो गलतियां हैं उन पर आपको काम करना है, यानी कि यू हैव टू रिवाइज दोस थिंग्स। तो इस तरह से आपका हर संडे को मैंने एक टेस्ट शेड्यूल किया हुआ है आपके अर्जुन बैच के टारगेट्स में, तो वो आपको करना है। इससे आपको कॉन्स्टेंटली हर हफ्ते चीज़ें पता लगती रहेंगी। तो ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम के 10 दिन पहले 20 दिन पहले आपको ये पता लग रहा है कि आपकी ये गलतियां थी या ये चीज़ें ऐसी थी जिन पर आपको काम करना था। तो इतना आपको समझना है, इस बार टेस्ट आपको पहले से ही देना है। और जब आपकी सिलेबस, हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, हर सब्जेक्ट की मेन चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, देन आपको इस चीज़ पर आना है कि आप फुल लेंथ टेस्ट दें। फुल लेंथ टेस्ट में फिर आपके सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होते हैं, ये बात आपको मालूम है, आप फुल लेंथ टेस्ट देते आ रहे हैं, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि घटना चक्र तो आप कंपलसरी वे में करेंगे ही करेंगे। ल्यूसेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी सी इरेलीवेंट है, यानी कि उनसे क्वेश्चन
क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऐसे हैं जिनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, मतलब वो हर हालत में वहीं के वहीं उठता, वहीं से उठता है, मतलब वो सामने दिया रहता है वहाँ पे, तो उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पर जो बहुत अच्छी दी गई हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली चीज़ों को दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि उनको हर हालत में लूसेंट से करना है। लूसेंट से नहीं करना है तो कहीं और से करिए, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ी हुई है आपके, इफ यू हैव लूसेंट, तो आप वहाँ से कर लो, आपको हेल्प मिलेगी। तो घटना चक्र लूसेंट को बहुत ही स्मार्टली करना है आपको। स्टैंडर्ड सोर्सेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब जैसे अभी तक क्या था कि इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, आप टेस्ट सीरीज कर लो, आप बाकी चीज़ें कर लो, आपने घटना चक्र कर ली, आपने लूसेंट कर ली, आपने बाकी चीज़ें कर ली, आपने बिल्कुल नहीं किया अगर स्टैंडर्ड सोर्स को, तभी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम बन जाता था। अब क्या है कि आयोग कमीशन एक लेवल अंदर जा रहा है, आपसे वो थोड़ा सा इन डेप्थ चीज़ें जानना चाह रहा है। वो जो स्टेटमेंट और असर्शन वाली जो चीज़ें हैं ना, जिनको लेकर के आप इतना ज़्यादा परेशान हो कि उसको कैसे करें, उसको कैसे करें, मैं उसका तरीका आपको बताऊंगा। थोड़ा सा मैं और ठीक हो जाऊँ तो मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ें समझाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, प्रॉपर सॉल्व करके बताऊंगा कि भाई इसमें इस तरह से कर सकते हो, तो वो हो जाएगा। लेकिन जो बेस है उस चीज़ का वो ये है नॉलेज, आपको इन डेप्थ चीज़ों के बारे में आइडिया हो। अगर आइडिया होगा तो स्टेटमेंट आर्गुमेंट या स्टेटमेंट असर्शन इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आप आराम से कर ले जाओगे। तो इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ ये है कि जो भी स्टैंडर्ड सोर्सेस मैंने आपको पहले बताए थे, जो पहले के वीडियोस 2 मैंने बनाए थे, उसमें जो मैंने आपको सोर्सेस बताए थे, उनको आपने अभी तक अपने हिसाब से फिक्स कर लिया होगा। अब उन सोर्सेस को आपको बहुत ही स्मार्टली पढ़ना है। स्टैंडर्ड सोर्सेस को पढ़ने का तरीका होता है, जिस व्यक्ति ने, जिस ऑथर ने किताब को लिखा हुआ है, उसने समझाते हुए उस किताब को लिखा हुआ है। बिकॉज उसको नहीं पता कि आप कितने तेज हो, कोई इंसान का लेवल क्या है, सबका लेवल सेम नहीं है, तो उसने समझाने के पर्पस से लिखा है। तो वो किताब कई बार बहुत मोटी भी होती है, 700-800 पेज की है, 600 पेज की है। आपको अगर आप पहले पेज से लेकर के, पहली लाइन से लेकर के उस सोर्स को उठाओगे और पढ़ोगे, और ये आप हर सब्जेक्ट में करोगे, तो 3 महीने क्या 3 साल भी कम नहीं है प्रिपरेशन के लिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे, उनको 4-5-6 साल लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक बार की जो साइकिल है प्रिपरेशन की उसको पूरा करने में, बिकॉज वो पढ़ने का तरीका नहीं जानते होते हैं कि सोर्सेज को किस तरह से फॉलो करना है। तो जो पीवाईक्यू के थ्रू, पीवाईक्यू सबसे बेसिक चीज़ है, ये आपको मालूम है। तो जो भी पीवाईक्यू में आपने 6-7 साल के, 8 साल के जो भी प्रीलिम्स और मेंस के आरओ के पेपर में डिकोड किया है कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैंने भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ पहले ही दे दी थी, आपके पास है, आपको पता है। उन टॉपिक्स को आपको स्टैंडर्ड सोर्सेज से तैयार करना है। मान लीजिए कि घटना चक्र लूसेंट में वो चीज़ कायदे से नहीं दी गई है, हॉलिस्टिकली नहीं दी गई है, वो चीज़ें मान लीजिए कम है, तो वो चीज़ आपने स्टैंडर्ड सोर्सेज में कर लिया। तो ये होता है स्टैंडर्ड सोर्स को करने का तरीका। उतना आपको करना है जितना रिक्वायर्ड है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एकदम आरएनडी नहीं करनी है कि आप कोई ऐसी किताब लेकर के बैठ गए जो ऑप्शनल में काम आती है। आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी में आप जो क्लाइमेटोलॉजी है और जो ओशियोग्राफी है, ये सब ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ने बैठ गए जो एग्जाम में आती ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोर्स उठाओगे कोई जो ऑप्शनल के पर्पस का है, तो उसमें फिर सब कुछ दिया रहता है, एंड आप उसमें ये फिगर आउट नहीं कर पाओगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए जो आपके सोर्सेज हैं उनको आपने फिक्स कर लिया, देन उनको आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, और उसमें से बहुत ही स्मार्टली वही चीज़ें पढ़नी है जो एग्जाम में आती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये पता है कि क्या पढ़ना है, तो आप ये बहुत ईजिली जान पाओगे कि क्या नहीं पढ़ना है। और ये कई बार बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या नहीं पढ़ना है, यानी कि स्किप क्या करना है। तो जब आप वो हटा देते हो तो जो पढ़ना है ना वो बहुत क्लियर हो जाता है। और जब क्लियर हो जाता है कि बस यही चीज़ें पढ़नी है इतनी मोटी बुक में या इतने मोटे सोर्स में से, तो वहाँ पर फिर आप चीज़ों को बेटर वे में पढ़ भी पाते हो, योर रिटेंशन गेट्स बेटर, एंड देन आपका फिर जो कॉन्फिडेंस है वो ऊपर जाता है, क्योंकि आप टाइमली रिवाइज कर पाते हो चीज़ों को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आधी से ज़्यादा जो दुनिया है ना, कैंडिडेट्स में जितने लोग हैं मेजॉरिटी में, वो इसी चीज़ में घूमते रहते हैं कि वो अपना सोर्स एक तो फिक्स नहीं कर पाते हैं, देन उसको वो ढंग से पढ़ते नहीं है, उन्हें पढ़ने का तरीका नहीं मालूम होता है, एंड देन अगर उन्होंने पढ़ भी लिया किसी तरह एग्जाम के 10-15 दिन पहले तक, तो वो रिवाइज नहीं करते हैं। और ये साइकिल जिस व्यक्ति ने कर ली वो कॉन्फिडेंट फील करने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके एग्जाम में ये जो टेस्ट पेपर है उसमें उसके नंबर आने लगते हैं। जब वो रिवीजन करता है तो उसको टाइम कम लगता है, एंड वो चीज़ों को इंटरलिंक कर पाता है कि अच्छा ठीक है मैंने ये वहाँ पे पढ़ा था, इसका आंसर वहाँ पर, ये थोड़ा सा इनडायरेक्टली क्वेश्चन पुट किया गया था, बट स्टिल आई एम एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकॉज मैंने वहाँ पर ये इस तरह से पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। इसके बाद 1 घंटे का रिवीजन आपको डेली करना है। मतलब मैं आपको बोलूँ ना बोलूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर आप 1 घंटे का रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आरओ का एग्जाम चाहे 3 महीने बाद हो या 4 महीने बाद हो या 6 महीने बाद हो, आप प्रीलिम्स भी निकाल पाएंगे। मतलब ये चीज़ अपने दिमाग में एकदम यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए। 1 घंटे का रिवीजन तो बेयर मिनिमम है। जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आप शार्प होते जाओगे अपनी चीज़ों को लेकर के। अब इट्स अप टू यू कि आप कितना रिवाइज करते हो। 2 घंटे करते हो, 3 घंटे करते हो, 4 घंटे करते हो। ज़्यादा घंटे पढ़ाई को दे पाओगे तो फिर आप ज़्यादा रिवाइज भी कर पाओगे। अब सबको अगर आप 3 घंटे ही अपनी पढ़ाई को दोगे तो फिर आप 1 घंटे रिवीजन करना भी आपके लिए दिस विल बी टफ फॉर यू। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ये चीज़, 1 घंटे रिवीजन मस्ट है। हिंदी और करंट अफेयर्स मस्ट है ये। हिंदी आप रोज पढ़िए, आधे घंटे पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए। आप डेली 3 पर्यायवाची शब्द पढ़िए, लेकिन ऐसे पढ़िए कि वो 3 पर्यायवाची शब्द अपनी आप लाइफ में कभी ना भूलें। इन ऑल 150 या 155 शब्द हैं, मैंने पहले भी बताया था। मैंने आपको एग्जाम के 4 महीने 6 महीने पहले जून जुलाई के आसपास बता दिया था कि ये 150 पर्यायवाची शब्द हैं, इनको पढ़ लीजिए, इनके बाहर से नहीं आएगा। कोई जरूरत नहीं है 1000, 1200, 1500, 1800 पर्यायवाची पढ़ने की। कोई ऐसी किताब लेकर के आप बैठ गए जिसमें 1500 पर्यायवाची दिए गए हैं, एक पर्यायवाची के 60-60, 50-50 दिए गए हैं, आप उनको लेकर के पढ़ रहे हैं, 3 महीने तक आपका पर्यायवाची कंप्लीट नहीं हुआ। करना नहीं है ना ये सब इडियोटिक चीज़ें हैं। आपको सिंपली जो चीज़ें पता है कि जब आपने देखिए, आपने अगर पीवाईक्यू को ढंग से एनालाइज कर लिया तो ये चीज़ आपको खुद समझ में आ जाएगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ये गगनयान मिशन या चंद्रयान मिशन की कोई ऐसी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दिया, देन मैं क्लेम करूं कि मैंने आपको बता दिया। भाई पीवाईक्यू में सामने सामने चीज़ें हैं कि उन्हीं से घुमा फिरा के पूछता है। उसमें बहुत लिमिटेड शब्द ऐसे हैं जो आपसे पूछे गए हैं, उसी के सिनोनिम या उसी के एंटोनिम जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। अब आपको ये एनालाइज करना है, ये है आना चाहिए। और जो टीचर होता है, मेंटर होता है, जो गाइड होता है, आपको वो यही चीज़ आपके लिए ईजी कर देता है। तो बस आपको ये चीज़ बता दी गई, अब आप उसको उतना कर लीजिए, उतना आपने कर लिया, आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। जो मेन जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो मैंने आपको बताए थे, या जो वाक्यांश क्रिया शब्द है मेन आपको जो डिस्कस करता रहता था, जो बताता था, जो आपको ऑप्शंस में बताता था कि भाई ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहन ये वाला देख लेना, ये याद से देख लेना, वही सारी चीज़ें तो आई है ना, वो फिर आएंगी। तो पॉइंट यही है कि हिंदी आपको डेली पढ़नी है, भले ही आप 20-25 मिनट आधे घंटे पढ़ें, और सॉलिड पढ़ना है।
आपने वाक्य वर्तनी शुद्धि पढ़ी, डेली बेसिस पे अपना कुछ रूल बनाइए। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो आपको हर कोई हर समय नहीं बता पाएगा, कोई नहीं बता पाएगा, कोई बताना ही नहीं चाहता है। सच बताऊं तो कोई बताना ही नहीं चाहता है आपको, इतना कोई नहीं बता पाएगा। मैं तो फिर भी ट्राई करता हूं कि कितना बता ले जाऊं, और भी कई लोग ट्राई करते हैं। तो आपको खुद से भी कुछ अकाउंटेबिलिटी होल्ड करनी पड़ेगी। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जैसे आपने अपना एक प्लान बनाया कि यार मैं डेली 5 पर्यायवाची शब्द याद करूंगी, मैं डेली 10 वाक्य वर्तनी शुद्धि तैयार करूंगा, डेली 10, केवल 10 वाक्य। लेकिन वो 10 वाक्य ऐसे होने चाहिए कि उसमें जो हैक है, जहां पर गलती हो रही है, चाहे वो वाक्य में हो चाहे वो वर्तनी में हो, वो एकदम क्लियर हो आपको कि अच्छा ये इस वजह से ऐसा है। आपने केवल 5 तत्सम और तद्भव शब्द को तैयार किया या 5 विशेषण और विशेष को तैयार किया, लेकिन आपको एकदम क्लियरली पता हो कि इसमें ठीक है ये यहाँ पर ये था तो इससे ये बना, ये विशेष था तो इससे ये विशेषता इसकी बनी तो ये यहाँ पर विशेषण हो गया। तो ये आपको एकदम क्लियरली पता हो तो आप अपने हिसाब से अगर आधा घंटा 45 मिनट का टाइम निकालिए हिंदी के लिए, और अभी से लेकर के आप अगर डेली 20 मिनट या 25 मिनट भी हिंदी को देंगे तो 3 महीने के बाद आपके 55 प्लस कोई नहीं रोक सकता, और आपको किसी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं होगा। और एग्जाम के पहले आपके पास जो टाइम होगा ना, उसमें आपको हिंदी को ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप अगर हफ्ते में 1 बार या 2 बार भी पढ़ोगे ना तो हिंदी आपकी टिप पर होगी, बिकॉज आप 3 महीने से डेली बेसिस पे पढ़ रहे हो, और वो टाइम आप जीएस में अलॉट कर सकते हो। तो ये आपको अपने हिसाब से अभी से करना है। देखो यार, हिंदी एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको भी पता है। इस बार भी इजी सेक्शन आया हुआ था जो कि पेपर लीक हुआ था। सो हिंदी में अगर आप कहीं ना कहीं 57, 58 नंबर, 55 नंबर, 56 नंबर नहीं स्कोर कर रहे हो तो फिर आपको जीएस में करना पड़ेगा, जो कि एक्चुअल में टफ है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जीएस में वाइड रेंज है, वहां पर क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तो वहां से गलतियों के चांसेस बढ़ाता है आपके लिए एग्जामिनर। हिंदी में लिमिटेड चीजें हैं, 6 टॉपिक आने हैं, 6 टॉपिक में से भी बहुत ही लिमिटेड चीजें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो वो उन्हीं से रिपीटेडली पूछता है। इसीलिए हिंदी का पेपर जनरली ईजी होता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत ज्यादा ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो आपको गड्ढे में गिरा पाए। तो ये आपको समझना है, ये आप समझ जाओगे तो आप फिर उतना ही ध्यान दोगे और उस तरह से दोगे जितना रिक्वायर्ड है। इसके बाद बात करना है कि अपनी गलतियों पर हर हफ्ते काम करना है, ये बहुत जरूरी चीज है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कैंडिडेट्स इस चीज को नहीं करते हैं, जितने भी गंभीर है वो करते हैं और उसका रिजल्ट उन्हें मिलता है। इस बार भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए थे, लेकिन वो ये सारी चीजें कर रहे थे इसलिए उनको रिजल्ट मिला। लगातार वो नोट्स बना रहे थे, लगातार वो रिकॉर्ड कर रहे थे, चीज़ों को रिकॉर्ड कीपिंग उन्होंने अच्छे से करके थी अपनी डायरी में। वो देख रहे थे कि अच्छा ठीक है, मेरे अभी इतने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, देन मैंने ये गलतियां की हैं, यहाँ पर ये मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर ये पोर्शन पर मुझे अभी और काम करना है। तो फिर जैसे जैसे हफ्ता बीतता गया, महीना बीतता गया, उन्होंने अपनी गलतियों को मिनिमाइज किया, और जो उनकी स्ट्रेंथ थी उन्होंने उसको स्ट्रेंथ बनाए रखा, और जो उनकी वीकनेसेस थी उन पर वो काम करते गए। तो अगर वो 2 महीने पहले किसी चीज़ में वीक थे तो बाय द एंड ऑफ दोस 2 मंथ्स वो ग्रो कर पाए, वो बेटर कर पाए। तो उसका जो रिजल्ट था उन्हें ये हुआ कि उनका एग्जाम अच्छा हुआ। वो इतने टफ पेपर के बावजूद 140, 145, 150 के आसपास इवन कई कैंडिडेट्स थे, तो वो कर पा रहे थे स्कोर। उनका जीएस में 90 तक स्कोर था, एंड हिंदी में उनके किसी के 50 आ रहे हैं, किसी के 55 आ रहे हैं, तब भी वो आराम से 135, 140 के आसपास, मतलब काफी लोग थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर वो चीज़ थी कि उन्होंने पकड़ लिया कि मुझे अपनी गलतियों पर काम करना है, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितनी मेरी एक्यूरेसी है, मेरी एक्यूरेसी अगर अभी 60% आ रही है तो मैं इसको कैसे 70% कर सकती हूँ, कैसे मैं इसको यार 80% तक ले जा सकता हूँ। ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले ही फिगर आउट कर ली, और ये फिगर आउट कोई करता नहीं है। मतलब कैंडिडेट्स ये चीज़ नहीं करते हैं, वो भागते रहते हैं कि कौन सा कोर्स है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी किताब है, कौन सी ऐसी बुकलेट है, कौन सी ऐसी मैगजीन है जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो जो उनको एक्स्ट्रा नंबर दिला दे। लेकिन जो मेन चीज़ है, जहाँ से डायरेक्टली चीज़ें आ रही हैं, उसको कहीं ना कहीं वो इग्नोर कर देते हैं। तो ये सब जो पॉइंट्स है ना, अभी आपके पास टाइम है। अगर अभी आप जैसे 14 मार्च हुई है, 15 मार्च हुई है, इनमें अगर इन चीज़ों को आप फिक्स कर लेंगे तो अगले 3 महीनों में आपके पास प्रॉपर टाइम है कि आपको अगर कुछ ऊपर नीचे भी चीज़ें आपकी हैं, जैसे इकॉनमी बहुत से लोगों के लिए टफ रहता है, तो इकॉनमी में अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो 3 महीने के अंदर आप एकदम शार्प होंगे, आप एडवांस वर्जन में होंगे अपने, कि आपको चीज़ें आती होंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको मेंस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, मेंस में चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हैं, बस आपको प्लान बहुत कायदे से करना है। आरओ का जो मेंस होता है उसमें आपको मालूम है 400 नंबर का है। उसमें सबसे पहले तो 120 नंबर के ऐसे आते हैं, यानी कि 3 ऐसे होते हैं जो 40-40 नंबर के होते हैं, और 3 ऐसे होते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 3 सेक्शंस होते हैं, यानी कि का खा ग, तीनों में आपको 3-3 टॉपिक दिए रहते हैं, उनमें से एक आपको ऑप्ट करना होता है तीनों में से। तो बेसिकली आपके 3 हो गए, यानी कि 9 में से 3 आपको करने होते हैं। तो इसमें अब आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो ऐसे है, ऐसे में जो आर्टिकुलेशन है, जो आपकी सिंप्लिसिटी है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आपकी ऐसे के थ्रू निकल के आ जाती है। आप कितना क्लियरली सोच पाते हो, कितना चीज़ जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है ना, कि कितनी टफ चीज़ को, कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को आप कितना ईजी वे में एक्सप्रेस कर पाते हो। आपका आर्टिकुलेशन, यानी कि आपने जिस तरह से चीज़ों को समाहित किया हुआ है, उसको एक्सप्रेस किया हुआ है, तो ये जो चीज़ है ना, ये एक दिन में नहीं आता है। जो ब्रीविटी होती है, ब्रीविटी का मतलब होता है कि किसी बात को शॉर्ट में लेकिन ढंग से अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा देना। जैसे कोई बात है, सपोज अब आपने उसको 1 पेज में समझाया, या आपने उसको 15 मिनट में समझाया, और वही किसी ने आपको 2 लाइन में 2 मिनट में वो बात समझा दी कि अच्छा इसका मतलब ये है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रीविटी। तो ये जो चीज़ ना, ये ऐसे में बहुत मैटर करती है। उससे क्या होता है कि जो शब्द सीमा आपके पास है, जो वर्ड लिमिट आपके पास है, उसमें आप अपने जो आपके पास चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो शब्द सीमा आपके पास है, उसके साथ आप जस्टिस कर पाते हो, आप एक बेहतर ऐसे लिख पाते हो। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये एक दिन में नहीं आती हैं, ये धीरे धीरे आती हैं, एंड फॉर दिस यू नीड प्रैक्टिस। तो इसका बेसिक सा मतलब ये है कि आरओ मेंस की अगर आपको तैयारी करनी है अभी से, तो हर हफ्ते एक ऐसे आपको लिखना है। जैसा भी आप लिख पाए आप लिखिए। आप ये मत सोचिए कि आप बहुत ज़्यादा, जब आपको ज्ञान अर्जन हो जाएगा या आप बहुत कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी, आप बहुत एकदम लर्नेड हो जाएंगे, तभी आप ऐसे एक बेटर लिख पाएंगे। नहीं, आपको जो आता है, जितना आता है, जितनी आपकी लिमिटेड कैपेसिटी में आपके पास नॉलेज है, उसके साथ प्लीज डू राइट। लिखोगे आप, फिर उसको देखो आपने क्या लिखा है। जितना लिखोगे आप खुद देखोगे, आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि धीरे धीरे योर आर्टिकुलेशन गेट्स बेटर, योर कॉन्फिडेंस गेट्स बेटर। आप पहले जिस तरह से चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे थे, आपका वो बेटर हुआ है। तो ये सब लिखने से होता है। तो हर हफ्ते एक टॉपिक पर आप लिखिए, डेली बेसिस पे। आप पूरे यूपी में कहीं भी रह रहे हैं, नो मैटर आप लखनऊ में हैं, कानपुर में हैं, आगरा में हैं, या कहीं पर भी हैं, आपको ध्यान रखना है। तो आपको
एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है एंड उसमें भी जो काम की चीज़ें होती हैं, जैसे जो एडिटोरियल पेज होता है या और भी जो इकोनॉमी का सेक्शन है उसको भी पढ़ लीजिए। मतलब अपने हिसाब से आपको ये ध्यान रखना है कि जो काम की चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। अब वो चाहे एडिटोरियल वाले पेज पर दी गई हों या आगे पीछे कहीं भी दी हों, वो आपको पढ़ लेना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसमें ये देख रहे हैं कि कहाँ पर कहीं पर मर्डर हुआ है, कहीं पर कोई फिरौती मांगी है, किसी ने कोई चेन स्नैचिंग हुई है, तो आप उसके बारे में पूरे दिन पढ़ रहे हैं। देन आप कह रहे हैं कि मैंने तो पेपर पढ़ा था बट स्टिल मैं अच्छा ऐसे नहीं लिख पा रही हूँ, मेरी चीज़ें बेटर नहीं हो रही हैं, तो नहीं होंगी, क्योंकि जो काम की पढ़ने की चीज़ें थी आपने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो जो एक्चुअल में इश्यूज़ हैं, जिन टॉपिक्स पर बात की गई है, जैसे मान लीजिए कि जलवायु परिवर्तन के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की गई है, किसी ऑथर ने बहुत अच्छा उसके बारे में लिखा हुआ है, कोई लेख प्रकाशित हुआ है, तो उसके बारे में पढ़िए और देखिए कि अच्छा जिन्होंने लिखा हुआ है, जो लेखक हैं, जो ऑथर हैं, उनके पर्सपेक्टिव क्या हैं, मतलब उनका क्या कहना है, उनका क्या मानना है, उनके क्या विचार हैं, उनका क्या ओपिनियंस हैं उनके। तो ये सब आपको देखना है। और जब आप ऐसे कई लोगों का पढ़ते हैं ना, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में ये जो नॉलेज है, जो ज्ञान आप अर्जन कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में, आपके अंदर हर टॉपिक के प्रति, हर इशू के प्रति कुछ ना कुछ विचार आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप पढ़ोगे तो उससे सीखोगे ना। धीरे धीरे आप उसको थिंक भी करोगे, एनालाइज करोगे कि अच्छा ठीक है, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, इसका ये भी हो सकता है। तो फिर आप जो वाई वाली चीज़ है ना, वाई कि ये क्यों हुआ, ये चीज़ जब आप करते हो ना, तो धीरे धीरे फिर वो परतें खुलती चली जाती है, लेयर्स खुलती चली जाती है। और यही ऐसे की एक अच्छा ऐसे लिखने की है। तो इसलिए डेली बेसिस पर 15 से 20 मिनट, आधा घंटे आप न्यूज़पेपर पढ़िए, हर हफ्ते एक ऐसे लिखिए। इस तरह से आप करते रहेंगे और ये आपका मतलब ये होना चाहिए। आप हर हफ्ते अगर एक ऐसे लिखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा अगर बैठ करके आप ये प्रोसेस करेंगे, तो 3 साढ़े 3 महीने के बाद आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। बाकी अगर आप ऐसे के लिए रेफरेंस लेना चाहते हैं, तो 3-4 कुछ बुक्स आती है, मैं आपको दिखा दूंगा। फ्री टाइम थोड़ा सा निकाल कर मैं आपको वीडियो में बनाकर दिखा दूंगा कि ऐसे के लिए कुछ बुक्स आती हैं। तो फॉर रेफरेंस आप उनको रेफर कर सकते हो, देख लेना थोड़ा कि अच्छा ठीक है, तो उनको आपने ले लिया। सपोज आपको फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, तो आपने एक बार उसको पढ़ लिया, बेसिक जो फॉर्डर मटेरियल टाइप है आपको पता चल गया। देन उसके बाद में आप थोड़ा सा सोचिए कि अच्छा ठीक है, इसके बारे में आप और क्या जानते हैं, क्या इसके बारे में ऐसे पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, चीज़ें हैं जो आप कोट कर सकते हो, बता सकते हो। कोई अच्छी अगर आपको ऐसे कोट याद हो तो आप वहाँ पर वो दे सकते हो। तो इस तरह से आपने उसको किया एंड आपने उसको लिखा। तो आप थोड़ा सा, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है किसी टॉपिक के बारे में एंड आप बहुत हेजिटेंट हो, आपको एक हिचकिचाहट है कि अरे मैं बिल्कुल नहीं लिख सकती, तो फिर आप पढ़िए, देन लिखिए, लेकिन लिखना जरूर है। तो ये एक ऐसे हो गया, ये 120 नंबर का आता है 400 में से। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपका आता है 60 नंबर की हिंदी आती है ऑब्जेक्टिव। बस उसमें ये होता है कि जो पर्यायवाची वाला टॉपिक है ना, वो मेंस में नहीं आता है। तो आपके 5 टॉपिक हो जाते हैं। इट्स जस्ट कि 12-12 नंबर के 5 टॉपिक हो जाते हैं, तो आपके 60 नंबर हो जाते हैं। जैसे प्रीलिम्स में 60 नंबर का आता है, वैसे ही आता है, बस एक टॉपिक नहीं रहता है, बस ये अंतर है। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो 60 नंबर की तैयारी आपने पहले की हुई है, वही आपकी मेंस में काम आ जाएगी। तो वो कोई आपको अलग से पढ़ाई तो करनी नहीं है, लेकिन सिंसियरली करनी है, गंभीरतापूर्वक करनी है। तो 120 ऐसे के और 60 नंबर ऑब्जेक्टिव के, 180 नंबर आपके हाथ में आ गए। अब इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 120 मार्क्स का जीएस का पेपर ऑब्जेक्टिव मेंस में भी होता है, आरओ में। अब वो पेपर थोड़ा सा टफ होता है। अब टफ इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ पर्टिकुलर सेक्शन ऐसे हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, सेंसस है, कुछ इकोनॉमी के रैंडम क्वेश्चंस हैं, वो वहां पर आते हैं। मतलब इकोनॉमी मेंस का जो आरओ का मेंस होता है, उसमें इकोनॉमी थोड़ी सी टफ आती है, आप ये कह सकते हो। अगर आपने ढंग से इकोनॉमी को नहीं पढ़ा है ना, तो वहां पर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें काफी चीजों को लिंक करना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आपसे डायरेक्ट एकदम पूछ ले। जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे वो तो वही होंगे कि आपसे पॉवर्टी के बारे में पूछेगा, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछेगा, आपसे कर्व के बारे में पूछ लेगा, आपसे एचडीआई के बारे में पूछ लेगा, आपसे एमपीआई यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में पूछ लेगा। लेकिन जो बाकी की कुछ चीजें होंगी, वो आपने अगर बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पेपर को टफ हो जाता है। तो वहां पर 120 में से 65-70 नंबर लाना भी अपने आप में एक हर्डल होती है, एक बड़ा टास्क होता है। और एग्रीकल्चर के क्वेश्चन काफी आ जाते हैं, सेंसस के थोड़े टफ क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो तो आप जानते ही हो कि मीन्स में किस तरह से पहले आती थी पीसीएस में, या अभी भी किस तरह से यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आते हैं। तो मोर और लेस वही लेवल रहता है। तो जो आपने प्रीलिम्स में तैयारी की है वही आपकी काम आएगी। इट्स जस्ट कि अगर आपने ढंग से कॉम्प्रीहेंसिवली स्टैंडर्ड सोर्सेज की भी थोड़ी हेल्प लेते हुए और पीवाईक्यू पर अपनी नजर को बनाए रखते हुए अच्छे से ध्यान से चीजों को पढ़ा होगा, तो आप मेंस में भी बेटर कर पाओगे। तो इस तरह से 180 उधर हो गया था, 120 ऐसे का, 60 आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव और 120 आपका जीएस का, तो 300 नंबर आपके हो गए। अब जो 100 नंबर आपका बचता है वो होता है आपका सब्जेक्टिव हिंदी, यानी कि जो हिंदी आलेखन और परंपरागत वाला आता है ना, इसमें गद्यांश वगैरह होता है। एक दिए हुए सरकारी पत्र का आपको टेबुलर फॉर्म में, सारणी फॉर्म में सार लेखन करना होता है, उसको समराइज करना होता है। और इसके अलावा आपका जो वो आता है ना कि आपको शासकीय अशासकीय पत्र होते हैं, या फिर जो आपका अनुस्मारक होते हैं, विज्ञप्ति होती है, तो इनमें से आपको लिखना होता है कि शासकीय अशासकीय में से एक लिखिए, फिर जो अनुस्मारक है, विज्ञप्ति है, टिप्पणी है, इनमें से एक लिखिए। तो जो इस तरीके की चीजें आती हैं ना, ये फिर आपको करना होता है। तो ये जो 60 नंबर का आता है, यानी कि 21 नंबर का गद्यांश, जिसमें आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या वगैरह करनी होती है, तो 21 नंबर, 15 नंबर का आपका वो सार लेखन जो मैंने आपको बताया है टेबुलर फॉर्म में किसी भी दिए हुए सरकारी पत्र का, और फिर तीसरे नंबर पर ये जो आपके आते हैं कि अशासकीय शासकीय पत्र और विज्ञप्ति, अनुस्मारक। ये टोटल 60 नंबर का आपको जो है, ये आप मेंस के लिए बात के लिए रखो। इसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका प्रीलिम्स में कहीं से भी आपको हेल्प करने वाला नहीं है। कहीं से भी कोई भी चीज ओवरलैप नहीं करती है प्रीलिम्स की और मेंस की, बाकी चीजें करती हैं। तो इसलिए आपको इसको 60 नंबर को बात के लिए रखना है। ये आप प्रीलिम्स जब क्लियर कर लें तो उसके बाद करिएगा। ये डुएबल है, ये मुश्किल से 1 महीने के अंदर हो जाएगा। फॉर्मेटिंग होती है बेसिकली, आपको सार लेखन जो सरकारी पत्र का करना है तो उसका फॉर्मेट होता है, वो थोड़ा सा आपको आना चाहिए। इसी तरीके से जो शासकीय और शासकीय पत्र वगैरह है, इनका भी थोड़ा फॉर्मेट होता है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लेकिन ये सारी चीजें 1 महीने में डुएबल है, मैनेजेबल है, तो उनको आप बात के लिए रखिए। लेकिन जो अभी करना है हिंदी आलेखन वाले पेपर से, वो क्या करना है, 40 नंबर का हिंदी का पोर्शन आपको करना है। उसमें 10 नंबर की आपकी आती है कि जो अंग्रेजी से हिंदी, अंग्रेजी टू इंग्लिश यानी कि इंग्लिश टू हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी जो आपकी वोकैबुलरी होती है वो, हिंदी टू इंग्लिश यानी कि हिंदी से अंग्रेजी जो आपकी है वो, यानी कि 10-10-20 हो गया। 10 नंबर का कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो, और 10 नंबर के मुहावरे और लोकोक्ति,
ये 40 नंबर आपको पहले से रट करके रखना है, रटना ही है उसमें। मुहावरे लोकोक्ति बहुत सारे होते हैं, उसमें भी कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें मुहावरे लोकोक्ति से पढ़ने के बाद में आपको एकदम से पता नहीं लगेगा कि इसका मीनिंग है। तो इस टाइप के एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही आते भी हैं। एपीएस का पेपर हुआ था तो उसमें भी आप थोड़ा हिंट ले सकते हो, आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड वो 100% यही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब एक मुहावरे लोकोक्ति है, आपको उसका लगेगा कि इसका ये आंसर होगा, लेकिन एक्चुअल में उसका वो आंसर नहीं होगा, उसके 2-3 और आंसर भी लग सकते हैं, होते हैं। मतलब आपको लगेगा कि अरे इसका तो ये है। तो इस टाइप की जो मीनिंग होती है ना, वो वाला ज्यादातर पूछा जाता है। तो ये अगर आप पहले से रट लोगे, जैसे आपने डेली बेसिस पे थोड़ा प्लान बनाया बीच में 2 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए, कि मैं डेली 10 मुहावरे लोकोक्ति और 10 इंग्लिश टू हिंदी और 10 हिंदी टू इंग्लिश, इतनी वोकैबुलरी और मुहावरे लोकोक्ति मैं करूंगा। तो इस तरह से जब आप करोगे ना, आधा घंटा अलग से मेंस के लिए दोगे कि ये 10 नंबर आपके सॉलिड है, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं याद भी ज्यादा हो जाएगा। आपके पास प्रॉपर आपके नोट्स बन जाएंगे वोकैबुलरी वगैरह के या मुहावरे लोकोक्ति के। और बाद में जब एग्जाम के पहले आपको थोड़ा रिवाइज करना होगा या प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस के लिए सोचना होगा, तो आपको बहुत ज्यादा घबराहट नहीं होगी कि अरे अभी मुझे मुहावरे लोकोक्ति पढ़ने है। क्योंकि अगर आप ऐसे किसी नॉर्मली बुक में देखोगे तो मुहावरे लोकोक्ति बहुत ज्यादा है, देयर आर टू मेनी। मतलब आपको 500-600 मुहावरे लोकोक्ति मुहावरे मिल जाएंगे, लोकोक्ति आपको मिल जाएंगी कम से कम तो 700-800, 1000 भी हो सकती है, कई किताबों में 1000 के आसपास भी दी है। तो पहले से अगर आप ये रटने वाला काम करके रखोगे तो बाद में आपके लिए हेल्प रहेगी। तो फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपको वो जो 60 नंबर का वो जो फॉर्मेटिंग वाला वो जितना स्टफ है ना, वो आपको करना होगा। और बाकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी ऐसे कि मतलब आपको और ज्यादा लिखना होगा, और बाकी जो चीजें आपने पढ़ रखी हैं उनको आपको रिवाइज करना होगा, चाहे वो जीएस का पेपर हो चाहे वो हिंदी की चीजें हो। लेकिन रिवीजन पार्ट ज्यादा होगा, सीखने वाला पार्ट केवल फॉर्मेटिंग वाली जो चीजें हैं ना, लेटर वेटर जो ड्राफ्टिंग है वो वाला होगा। तो आपके लिए कोई नई चीज नहीं होगी। तो ये आरओ मेंस की बेसिकली तैयारी है। लेकिन इसमें भी मैं फिर आपसे अगेन बोल रहा हूं कि अगर आप प्रीलिम्स में एकदम जीरो हैं, मतलब अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका कमांड नहीं है, आपके अगर 50-60 नंबर ही अभी जीएस में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पहले आप इस लायक बनिए कि आप जीएस में कम से कम 70 नंबर ला पाए। मतलब आपका जीएस पर फोकस ज्यादा होना चाहिए, और हिंदी प्रीलिम्स की जो है उस पर आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए। जब आप कहीं ना कहीं 70 नंबर के आसपास टच करने लगे, 70 आपके जीएस में आने लगे और 50 आपके हिंदी में आने लगे, इन ऑल आपके 120 आने लगे, तो फिर आपको कहीं ना कहीं पता है कि अब आप 10 या 15 नंबर पीछे हो बेसिकली कट ऑफ से, जो एक नॉर्मल जनरली रहती है, जो एक लेवल रहता है। तब फिर आप मेंस के बारे में यू कैन थिंक ऑफ कि चलो ठीक है मेंस थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा ऐसे देख लेते हैं, थोड़ा जो मेंस में जो थोड़ा जीएस का पेपर है उसके बारे में भी देख लेते हैं, और भी कुछ कुछ जो नई नई चीजें हैं जैसे मुहावरे लोकोक्ति है या वोकैबुलरी है उनके बारे में देख लिया। लेकिन अगर आपके जीएस में 50 नंबर भी आ रहे हैं और आप बैठ करके ऐसे की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं आप, क्योंकि आप कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीएस में 50 नंबर आ रहे हैं और 2 महीने के अंदर 50 से 90 पहुंच जाएंगे, और आप ऐसे भी पूरा तैयार कर लेंगे, आप लेटर ड्राफ्टिंग भी पूरी सीख लेंगे, आप वोकैबुलरी भी पूरी कर लेंगे, उसके साथ में आप जो हिंदी है उसमें भी आपके अभी 40 ही नंबर आ रहे हैं, तो वो 40 भी आप 40 से 55 आ जाएंगे। एक दिन में सब चीज नहीं होती है। यू नीड प्लानिंग एंड यू नीड टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, और उस टाइम की जो वैल्यू है वो आप अभी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम बहुत बाद में है। इसलिए चीजों को बहुत ही माइन्यूट लेवल पर प्लान करिए और तब उनको एग्जीक्यूट करने की तरफ देखिए, धीरे धीरे बढ़िए। हिंदी में अगर आपके अभी 40 नंबर आ रहे हैं तो अभी 10 चीजों के पीछे मत भागिए, पहले 40 से 45 पर आइए, 45 से 50 पर आइए, 50 से जब आप 55 पर आ जाए तब आप सोचिए कि अच्छा भैया ठीक है अब लाओ नए टारगेट मुझे दो, नए टास्क मुझे दो, कि लाओ मैं मेंस के बारे में देख लूं या कुछ और देख लूं। इसी तरीके से जीएस में अगर आपके मान लीजिए अभी 55 नंबर आ रहे हैं, 50 नंबर आ रहे हैं, तो पहले मेक अ टारगेट कि आप किसी तरह से 65 नंबर लाएं, 70 नंबर लाएं, 75 नंबर लाएं, और जब आपकी जीएस में कंफर्टेबली 80 नंबर के आसपास आने लगे तब आप थोड़ा सा चिल करो, रिलैक्स करो कि अच्छा चलो ठीक है अब लाओ लगातार 15 दिन ऐसे पढ़ लेते हैं या कुछ और ऐसी चीज पढ़ लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा आपको लोड ना हो कि मैंने जीएस नहीं पढ़ी है और मेरा एकदम से ग्राफ गिर जाएगा। आपने अगर मान लीजिए 15 दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की जीएस की, और आपका स्कोर अगर फिर भी 70, 75, 80 जीएस में आ रहा है, 70 भी आ रहा है, इवन 65 भी आ रहा है, तो भी ठीक है। लेकिन अगर आपने एक हफ्ता पढ़ाई नहीं की जीएस में और आपका स्कोर 40 आने लगा, 30 आने लगा, आपके 45 नंबर हार्डली टच कर रहे हैं टेस्ट सीरीज में जीएस के पेपर में, इसका मतलब अभी आपको मेंस की नहीं पहले प्रीलिम्स की तैयारी की जरूरत है। तैयारी इंटीग्रेटेड होती है, लेकिन वो जो 10.5 लाख 11 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं और उसमें से जो 63-64% लोग पेपर देने जा रहे हैं 5-6 लाख के आसपास, तो उन लोगों में से फिर जो 4-5 हज़ार 6 हज़ार लोगों में आना है 411 पोस्ट के अकॉर्डिंग, उनमें आने के लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए, प्रॉपर आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा चीज़ों को। सिर्फ मेंस की पढ़ाई करते रहने से प्रीलिम्स नहीं निकल जाएगा, आपको प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट इस तरह से करना पड़ेगा कि आपका प्रीलिम्स भी ना डूबे, और जब प्रीलिम्स के बाद आप मेंस के लिए जाओ तो आप एक बेहतर दावेदार हो मेंस के लिए। आई होप कि मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस की जो चीज़ें हैं उनको होलिस्टिक वे में बता पाया हूँ। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया ये, आई एम नॉट वेरी श्योर कि आप इसको देखोगे या नहीं देखोगे, एंड ये आपको कितना यहाँ तक कितने लोग यहाँ पर आ पाएंगे, लेकिन अगर आपने यहाँ तक देखा होगा तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। बाकी आपके जो डाउट्स हैं वो आप कमेंट्स में शेयर कर दीजिएगा। तबियत मेरी थोड़ा बेटर हो रही है, जैसे ही एकदम मैं ट्रैक पे आ जाऊँगा देन मैं कवर अप कर दूँगा, आपका लॉस नहीं होगा, आगे पीछे जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं करवा दूंगा। लेकिन पढ़ते रहिए। 2 दिन अगर मैं गायब हो गया या 3 दिन अगर मैंने वीडियोस रिलीज नहीं किए ड्यू टू सम इमरजेंसी या कोई ऐसी चीज़ है, तो आपका जो काम है, आपकी जो ड्यूटी है वो आपको फुलफिल करते रहना है, आपको ढीला नहीं पड़ना है। कमेंट्स में लिखिएगा जरूर कि आप कितने घंटे पढ़ाई अभी तक कर रहे थे और आगे से कितने घंटे देने वाले हैं। बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है। अर्जुन बनने का जिम्मा आपने लिया है, आपने कहा है कि आप अर्जुन बनने वाले हैं, तो उस तरह से आपकी जो प्रोसेस है, जो आपके काम है, जो आपकी ड्यूटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव टू फुलफिल देम। मतलब आप उससे चोरी नहीं कर सकते। आपको पता है कि आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, आपको पढ़ाई करनी है, फिर भी अगर आप नहीं कर रहे हैं और आप इधर उधर चीज़ों को देख करके खुश हो रहे हैं, 10 जगह एक ही चीज़ की वीडियो देख रहे हैं, 10 जगह एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, 10 जगह एक ही किताब के बारे में वो परेशान है कि ये कोई भी एक सोर्स लेकर के उसको पढ़ने बैठ जाओ, उससे सीखोगे, आपको खुद पता चल जाएगा अरे इसी का काम बन रहा है, इतना ही रिवाइज कर ले जाए वही बहुत है। 4 इकट्ठा करने का कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि उतना चीज़ें आप पढ़ तो लोगे देन रिवाइज नहीं कर पाओगे, फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, फिर 2 ऑप्शंस में आपको वही लगेगा कि बी और सी में क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के बहुत ही आपको थॉरो होना है। थैंक यू सो मच।